हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो के अंदर हम एचपीएससी ने पीजीटी फिजिक्स की पोस्टों का जो एग्ज़ाम लिया था 2024 में, जो मेवात के अंडर हुई थी, उसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे हम उन्हीं के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। और हमारा क्वेश्चन है फॉर द हाइड्रोजन एटम, मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए विच सीरीज डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन टू द n इक्वल टू 1 ऑर्बिट। मतलब कौन सी सीरीज ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है वो n इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट में हुआ है। और n इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट जो है लोवेस्ट एनर्जी का इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है। ये तो बात सही है कि जो n इक्वल टू 1 है वो ग्राउंड स्टेट होती है जिसकी एनर्जी मिनिमम होती है, लोवेस्ट एनर्जी का इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट होता है। इनमें से कौन सी सीरीज है वो ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन n इक्वल टू 1 ऑर्बिट में हुआ है। तो हमें ये पता है कि अगर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो ये हॉरिजेंटल लाइन है, क्या है, हॉरिजेंटल लाइन। जो आपको ये हॉरिजेंटल लाइन ऐसे दिखाई दे रही है, ये जो हॉरिजेंटल लाइंस है ये तो आपके एनर्जी लेवल्स होते हैं। क्या होते हैं, एनर्जी लेवल स्पेक्ट्रम में। और जो वर्टिकल लाइंस होती है, कैसी लाइन, जो वर्टिकल लाइंस आपको शो हो रही है इस तरह से, ये आपकी क्या होती है, ट्रांजिशंस होती है, ट्रांजिशन लाइंस। ये क्या होती है, ट्रांजिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशंस होती है कि किस वर्टिकल लाइंस क्या होती है, ट्रांजिशंस होती है इलेक्ट्रॉन की। और हॉरिजेंटल लाइंस क्या होती है, एनर्जी लेवल्स होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, पूछ सकता है कि स्पेक्ट्रम के अंदर हॉरिजेंटल लाइंस क्या रिप्रेजेंटेशन करती है, एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल्स। और वर्टिकल लाइंस क्या रिप्रेजेंटेशन करती है, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। अब देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, ये सभी क्या है, एनर्जी लेवल्स है, आपके नंबर ऑफ ऑर्बिट है। ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, ये फोर्थ एक्साइटेड स्टेट है, ये फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट है। मीन्स ये तो आपकी क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। और ये जो है आपकी क्या है, ग्राउंड स्टेट है। जीएस का मतलब है ग्राउंड स्टेट, और ईएस का मतलब है एक्साइटेड स्टेट है ये आपकी। और कौन सी एक्साइटेड स्टेट है, ये आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड शो ऑन। अब आपसे ये भी कह सकता है कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा। यहाँ पर जो एन है वो क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी भी स्टेट का आपसे पूछा जा सकता है। वो आपसे देखो ऐसे तो कहेगा नहीं थर्ड ऑर्बिट का बताओ, थर्ड ऑर्बिट का 3 ही होगा। लेकिन वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट का पूछेगा। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में बच्चा n की वैल्यू 2 कर देगा, लेकिन सेकंड एक्साइटेड स्टेट ये वाली है जिसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। सो ये क्या है आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये क्या है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और ये क्या है आपकी थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड शो ऑन, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये चलता जाएगा। अब जो हमारा क्वेश्चन था उसमें क्या था कि n इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन हो रहा है। n इक्वल टू 1 में अगर कहीं से भी ट्रांजिशन होता है तो वो लेमन सीरीज होती है। n इक्वल टू 2 में ऊपर से कहीं भी ट्रांजिशन होता है वो बाल्मर सीरीज होती है। और n इक्वल टू 3 में ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का तो वो पाश्चन सीरीज होती है। n इक्वल टू 4 में ट्रांजिशन होता है तो वो ब्रैकेट सीरीज होती है। और n इक्वल टू 5 में ट्रांजिशन होता है हायर स्टेट से या हायर लेवल से तो वो पफंड सीरीज होती है। सो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमें ये कह रहा था कि कौन सी सीरीज ये डिस्क्राइब करती है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन n इक्वल टू 1 ऑर्बिट में हुआ है, जो लोवेस्ट एनर्जी का है ऑर्बिट है। तो n इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन के लिए कौन सी सीरीज डिस्क्राइब करती है, लेमन सीरीज। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। तो इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में काफी क्वेश्चन हमने देखे कि जो बन सकते थे कि किसी एक्साइटेड स्टेट का आपसे एन की वैल्यू पूछ ले, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, या फिर आपसे हॉरिजेंटल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है। और देखिए ये किस
किस रीजन में होती है। मीन्स ये जो स्पेक्ट्रम है, ये जो सीरीज है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस रीजन में होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बाल आईआर, विजिबल, माइक्रोवेव, ये सभी होती है, तो ये किस रीजन में होती है। तो जो ये लेमन सीरीज होती है आपकी, लेमन सीरीज जो होती है ये आपकी अल्ट्रा वोल्यूट रीजन में होती है, यूवी रीजन, अल्ट्रा वोयलेट रीजन के अंदर होती है। अल्ट्रा वोल्यूट रीजन में कौन सी सीरीज होती है, लेमन सीरीज। बाल्मर सीरीज जो होती है, बाल्मर सीरीज जो होती है वो विजिबल रीजन में होती है, विजिबल रीजन। तो अगर आपसे पूछ ले विजिबल रीजन में कौन सी सीरीज होती है, बाल्मर सीरीज। पास्चन सीरीज, पास्चन सीरीज जो होती है वो इंफ्रारेड रीजन में होती है, आईआर रीजन। इंफ्रा रेड रीजन के अंदर क्या होती है आपकी, बाल्मर सी वो सॉरी पास्चन सीरीज होती है। और आपकी जो ब्रैकेट सीरीज होती है, ब्रैकेट सीरीज जो है आईआर रीजन में ही होती है, लेकिन वो फार आईआर में होती है, फार आईआर में। और आपकी जो प्यूफंड सीरीज है वो किस में होती है, अल्ट्रा फार आईआर रीजन, अल्ट्रा फार आईआर रीजन। और अल्ट्रा फार आईआर, ये फार आईआर, इसके पीछे आप रीजन भी लगा सकते हो। और जो आपकी प्यूफंड सीरीज है वो अल्ट्रा फार आईआर रीजन में होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सीरीज किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस रीजन में आती है। और आपको इन ऑर्बिट की एनर्जी भी पता होनी चाहिए। जैसे n=1 है, इसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और n=2 है, इसकी एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस ऑर्बिट की एनर्जी होती है, थर्ड ऑर्बिट की, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फोर्थ ऑर्बिट की होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इससे नेक्स्ट n=5 वाले की होती है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सिक्स्थ ऑर्बिट की एनर्जी होती है -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आप जस्ट याद रखिए कि अगर आपसे कह दे थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी बताओ, ये है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी बताओ, यही होगी। थर्ड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी बताओ, ये है। फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी बताओ, यही होगी। सो इस तरह से आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे काफी क्वेश्चन बन सकते थे, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो तो हम जस्ट मतलब कुछ ही सेकंड में निकाल सकते थे। लेकिन मैंने ओवरऑल आपको इस स्पेक्ट्रम से क्या क्या पूछा जा सकता है वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ये जो चीज है, ये जो है, ये आपके क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। इनसे ये इसमें से सब्ट्रैक्ट मत कर लेना, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और ये सभी इनकी एनर्जी है आपको। और ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और ये क्या होती है, ग्राउंड स्टेट होती है आपकी। तो ग्राउंड स्टेट के लिए एन कितना होता है, 1। और ऑर्बिट कौन सा है, फर्स्ट ही है, एनर्जी ये है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए सेकंड ऑर्बिट होता है, ये एनर्जी है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए थर्ड ऑर्बिट होता है, ये एनर्जी है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए फोर्थ ऑर्बिट होता है और ये एनर्जी है। एंड शो ऑन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर एन इनफाइनाइट सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मतलब एक इनफाइनाइट सीट का मतलब है कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसके जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो वो उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा है उसका एरिया। मींस इनफाइनाइट सीट है जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या होगा। मींस एक सीट ले लेते हैं, अब हम एक सीट ले ली हमने जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली क्या है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है सीट पर। और सिग्मा क्या ले लेते हैं, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है उसकी, सिग्मा है। और तो अगर आप किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे उसका, तो कितना आएगा, σ/2 ε0। मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे तो डिपेंड ही नहीं करता, इसका मतलब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्योंकि देखो जो मान लेते हैं इससे हम आर दूरी पर जो एक इनफाइनाइट सीट है, कैसी सीट है, इनफाइनाइट चार्ज सीट है। और इनफाइनाइट चार्ज सीट की वजह से अगर हम किसी आर डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वो कितना आता है, σ/2 ε0। और सिग्मा क्या है, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ε0 क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इलेक्ट्रिकल
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर एयर, या फिर वैक्यूम, ये क्या है उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है। अब आपसे ये देखो, इसमें कहीं आर तो गिवन ही नहीं है इस फॉर्मूले में। क्यों, मतलब इस फॉर्मूले में आर नहीं है, इसका मतलब आर पे डिपेंडेंसी है ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की। सो मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह क्या रहेगी, सेम रहेगी। सो ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी, ये देखिए। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे होती है, सो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी वो अवे फ्रॉम द सीट बनेगी। मतलब इस साइड भी क्या बनेगी, अवे बनेगी, और इस साइड भी क्या बनेगी, अवे की तरफ जाएगी। और इन ये पैरेलल होगी सभी की सभी। ये क्या है, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। क्या होगी, पैरेलल होगी, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड परपेंडिकुलर टू सीट। और सीट के तो क्या है, सीट के तो परपेंडिकुलर है। देखो यहाँ पर अगर सीट है तो उसके जो निकल रही है ये परपेंडिकुलर निकल रही है सीट के, प्लेन ऑफ सीट कह सकते हो, ठीक है ना, कि सीट का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर निकल रही है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के। देखो ये सभी इस साइड पैरेलल जा रही है, और ये इस साइड क्या जा रही है, पैरेलल जा रही है। अब ऑप्शन से समझते हैं। रन पैरेलल टू द सीट ऑफ द चार्ज, गलत बात है। पैरेलल तो रन करती ही नहीं है, वो तो परपेंडिकुलर रन करती है। आर परपेंडिकुलर टू द सीट ऑफ द चार्ज एंड पॉइंट इन टुवर्ड द सीट, गलत बात है। पॉइंट मतलब ये सीट की तरफ आ रही है, ये तो सीट से दूर जा रही है पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तब ये सीट की तरफ आती। थर्ड ऑप्शन क्या है, आर परपेंडिकुलर टू द सीट ऑफ द चार्ज एंड पॉइंट अवे फ्रॉम द सीट। मतलब ये सही है कि परपेंडिकुलर है सीट के, और जो पॉइंट मतलब वो जा रही है वो अवे जा रही है सीट से। फॉल ऑफ एज मूव ओवर आर स्क्वायर, गलत बात है। आर पे तो डिपेंडेंसी नहीं है उसकी। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। फॉर अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो आंसर क्या आता, सी। और अगर नेगेटिव चार्ज होता तो आंसर क्या आता, बी आंसर आता। लेकिन हमारा जो सीट है उसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ ब्लैक वायर ऑफ प्लेटिनम इज हीटेड, मतलब प्लेटिनम जो है वो ब्लैक कलर का है, और उसकी जो ब्लैक वायर है उसको हीटेड किया गया, देन इट्स कलर फर्स्ट अपीयर्स रेड, मतलब पहले वो कलर रेड दिखाई दिया, फिर येलो दिखाई दिया, और फाइनली कैसा हो गया, व्हाइट। मतलब जैसे जैसे हम उसको गर्म करते जा रहे हैं तो उसका जो कलर है वो चेंज होता जा रहा है। इट कैन बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब इस घटना को आप किसके बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हो। मींस अगर आप उसको हीट अप करते जा रहे हो, हीट अप करते जा रहे हो तो हीट अप करोगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो उसका कलर पहले रेड शो हो रहा था, फिर कैसा हो गया, येलो हो गया, और फिर फाइनली क्या हो गया, व्हाइट हो गया आपका। तो ये आप किस फिनोमिना के आधार पर, किस मतलब कंसेप्ट के आधार पर बता सकते हो। तो ये हम बता सकते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के ऊपर बेस्ड है ये एक्सप्लेनेशन। वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ की जो लैम्डा एम इंटू में टी हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लैम्डा एम वो वेवलेंथ होती है जिसके ऊपर इमिसिव पावर उस वेवलेंथ के कोरोस्पोंडिंग। लैम्डा एम क्या है, विच वेवलेंथ, corresponding टू विच, वो वेवलेंथ है corresponding टू विच इमिसिव पावर इमिसिव पावर इज मैक्सिमम। मतलब इमिसिव पावर का मतलब ज्यादा रेडिएशन इस वेवलेंथ की निकल रही है, विन टू विच इमिसिव पावर इज मैक्सिमम, मतलब इस वेवलेंथ के करोस्पोंडिंग इमिसिव पावर मैक्सिमम है। अगर हम ग्राफ बनाएं ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, तो यहाँ पर वेवलेंथ लिखते हैं और यहाँ पर क्या लिखते हैं, इमिसिव पावर लिखते हैं। तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से बनेगा आपका। तो यहाँ पर जो आपका गिवन है ये आपका लैम्डा एम होता है, और इसी के करोस्पोंडिंग आपको मैक्सिमम इमिसिव पावर मिलती है। तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कर्व होता है, लैम्डा एम क्या है,
वो वेवलेंथ है, ये मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है। अगर कोई कंफ्यूजन मत करिए, ये वो वेवलेंथ है जिसके ऊपर इमिसिव पावर मैक्सिमम होती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कभी कि आपका जो इमिसिव पावर मैक्सिमम होती है वो लैम्डा एम क्या होता है, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ में लैम्डा क्या होता है, वो वेवलेंथ होती है जिसके ऊपर इमिसिव पावर मैक्सिमम होती है, या फिर मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, या मिनिमम वेवलेंथ होती है, या वो वेवलेंथ होती है जिसके ऊपर इमिसिव पावर मिनिमम होती है। तो इसका आंसर होगा कि वो वेवलेंथ होती है जिसके ऊपर इमिसिव पावर मैक्सिमम होती है। सो ये जो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वेवलेंथ जो है चेंज हो जाएगी। तो इसी कंसेप्ट पे बेस है कि टेम्परेचर के चेंज होने से अलग अलग वेवलेंथ के करोस्पोंडिंग आपको इमिसिव पावर मिलेगी मैक्सिमम। सो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, सी इसका राइट आंसर होगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल बैरियर इन पी एन जंक्शन डायोड इज, मतलब पी एन जंक्शन जो डायोड है, जो डायोड अगर जर्मेनियम की बनी हुई है तो पोटेंशियल बैरियर कितना है, अगर वही डायोड सिलिकॉन की बनी हुई है तो उसका पोटेंशियल बैरियर कितना है। तो याद रखिए पोटेंशियल बैरियर जो वी बी है, वी बी क्या है आपका, पोटेंशियल बैरियर है। और जो पोटेंशियल बैरियर होता है जर्मेनियम का तो 0.3 होता है और सिलिकॉन का 0.7 होता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा कि जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट है और सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट है आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्लोन्स आर पार्टिकल दैट कैरी, मतलब ग्लोन्स जो पार्टिकल होते हैं वो किस फोर्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो ग्लोन्स होते हैं वो क्वार्क क्वार्क जो इंटरेक्शन होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो ग्लोन्स वो पार्टिकल होते हैं दैट कैरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है उनके बिटवीन देम। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा आपका। बट ये जो अदर फोर्सेस है इनके भी तो कैरी कोई होगे। तो सबसे पहले जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका जो एक्सचेंज पार्टिकल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होता है आपका, ग्रेविटोन। ग्रेविटोन क्या होता है, कैरी पार्टिकल होता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स करवाता है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कौन होता है कैरी पार्टिकल, फोटॉन्स होते हैं आपके। और आपका जो वीक फोर्स है, वीक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है, वीक फोर्स का कौन होता है, गेज बोसॉन्स होते हैं, गेज बोसॉन्स। या फिर इनको हम इंटरमीडिएट वेक्टर बोसॉन्स भी कहते हैं, इंटरमीडिएट वेक्टर बोसॉन्स। ये क्या होते हैं, इनके कैरी पार्टिकल होते हैं जो वीक फोर्सेस में पार्टिसिपेट करते हैं। या फिर इनके एक्सचेंज पार्टिकल है, एक्सचेंज पार्टिकल भी कह सकते हैं, या फिर कैरी पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, एक्सचेंज कह दो या फिर कैरी पार्टिकल कह सकते हो आप। एक रह गई आपकी स्ट्रॉन्ग फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स में जो कैरी करते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स आपकी एक तो होती है क्वार्क क्वार्क इंटरेक्शन, एक तो बिटवीन न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो लगती है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और बिटवीन क्वार्क्स पार्टिकल के बीच में लगती है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो फोर्स होती है वो क्वार्क्स के बीच में लगती है। और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है आपकी, ये जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगती है न्यूक्लियर फोर्स, ये क्या होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। न्यूक्लियर फोर्स जो होती है आपकी कैसी फोर्स होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो होती है वो क्वार्क्स के बीच में होती है। सो जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगती है वो न्यूक्लियर फोर्स होती है, न्यूक्लियन न्यूक्लियन इंटरेक्शन। तो जो न्यूक्लियन न्यूक्लियन इंटरेक्शन होती है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स है लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो होती है वो क्वार्क क्वार्क इंटरेक्शन होती है। जो क्वार्क क्वार्क इंटरेक्शन जो होती है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है आपकी। मतलब है तो ये भी स्ट्रॉन्ग लेकिन इससे थोड़ी सी ज्यादा है ये।
ये कह सकते हैं। तो इसमें जो एक्सचेंज पार्टिकल होता है न्यूक्लियर फोर्स का या कैरी पार्टिकल होता है, वो पाई मिजॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? पाई मिजॉन्स, जिसको हम पायोन्स भी लिख देते हैं। और क्वार्क क्वार्क इंटरेक्शन में जो कैरी पार्टिकल होता है वो क्या होता है? ग्लोन्स होते हैं। और यही आपका क्वेश्चन था कि जो ग्लोन्स है वो कहाँ पार्टिसिपेट करते हैं? स्ट्रॉन्ग फोर्स में। या फिर क्वार्क क्वार्क इंटरेक्शन आ जाए तो वो टिक कर देते आप। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स में जो कैरी पार्टिकल होते हैं वो पाई मिजॉन्स होते हैं। और पाई मिजॉन्स कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के, पाई प्लस, पाई माइनस एंड पाई जीरो। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पायोन्स कितने प्रकार के होते हैं। पायोन्स जो है कहाँ मतलब एक्सचेंज पार्टिकल रखते हैं? न्यूक्लियर न्यूक्लियन न्यूक्लियन इंटरेक्शन में या न्यूक्लियर फोर्स में। और क्वार्क क्वार्क इंटरेक्शन का एक्सचेंज पार्टिकल ग्लोन्स होता है। ये सबसे स्ट्रोंगेस्ट फोर्स होती है। और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स भी कह सकते हैं। वीक फोर्स में कौन एक्सचेंज पार्टिकल होते हैं? गेज बोसॉन्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में फोटॉन्स होते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स में कौन होते हैं? ग्रेविटॉन्स होते हैं आपके। हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कि ग्लोन्स आर पार्टिकल दैट कैरी, मतलब जो कैरी करते हैं कौन सी फोर्स के अकॉर्डिंग करते हैं? स्ट्रॉन्ग फोर्स के अकॉर्डिंग। क्योंकि वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल तो हो नहीं सकता, सिर्फ क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्गेस्ट दोनों मिले तो आप स्ट्रॉन्गेस्ट को टिक करोगे। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास ये गिवन है। तो ये आपको याद भी होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना होता है? 10 होता है। इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 9.93 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकंड, मतलब वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मतलब v क्या है? उसकी वेलोसिटी या स्पीड है कि वो इतने से मूव कर रहा है। और जो उसकी वेलोसिटी है v, वो c के क्या है? कंपेरेबल चली गई। कंपेरेबल का मतलब c की तरफ पहुंच गई। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। लाइट की जो स्पीड है उसके नजदीक पहुंच गई, क्योंकि ये 10⁴ में है। और ये c की वैल्यू क्या होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये c/2 के नियर अबाउट ही है। तो इसका मतलब v जो है वो c/2 के नियर अबाउट है। इसका मतलब जो इसकी वेलोसिटी है वो c की तरफ है, मतलब कंपेरेबल है, मतलब c की तरफ अप्रोच कर रही है। मतलब यहाँ पे आप रिलेटिविस्टिक कंसेप्ट यूज करोगे। कौन सा कंसेप्ट यूज करोगे? रिलेटिविस्टिक जो कंसेप्ट होता है कि जो आप मास यूज करते हो वो रिलेटिविस्टिक मास यूज करोगे। इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है आपको। क्या बतानी है? डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है। और गिवन क्या है? एच की वैल्यू भी आपको गिवन है। अब याद रखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होती है वो h/mv होती है। और यहाँ पर जो मास होगा रिलेटिविस्टिक के केस में जो मास होता है वो क्या लिखा जाता है? m=m0/√1 - v²/c²। आप m के जगह पे क्या यूज करोगे? m=m0/√1 - v²/c²। हम ये कैलकुलेट करते हैं। तो m=m0/√1 - v कितना था? 9.93 इंटू 10⁴ उसका स्क्वायर बाय 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। जब हम इसको m0/√1 माइनस, तो ये 9.93 का स्क्वायर हो जाएगा और गुणा में 10⁸ और बाय 9 इंटू 10⁸ दूनी 16। तो अब क्या होगा? देखो ये 16 है, ऊपर 8 पावर है, तो ये 1/10⁸ तो बचेगा बचेगा पावर। और 1 में से 0.00 समथिंग अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये नियरली क्या हो जाएगा? 1 ही बचेगा। और 1 का रूट क्या आ जाएगा? नियर 1 ही आ जाएगा। मतलब m जो है उसको आप m0 ले सकते हो इस क्वेश्चन में। समझ आया कि आप डायरेक्ट m0 क्यों नहीं ले पाए, लेकिन आपने यहाँ पे m की जगह m0 ही क्यों यूज किया? मतलब यहाँ पे आप रिलेटिविस्टिक मास रखोगे। क्या रखोगे? रिलेटिविस्टिक मास रखोगे, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिविस्टिक मोशन हो रही है। और रिलेटिविस्टिक मोशन हो रही है तो हमने देखा कि m0/√1 माइनस, ये जब आप सोल्व करोगे
देखो कैसे करोगे, एम नोट बाय अंडर द रूट 1 माइनस 9.93 का स्क्वायर और बाय 9 का स्क्वायर, तो 81 गुणा में 10 की पावर 8 हो जाएगा नीचे, क्योंकि 8 और 16 कट कर नीचे 8 ही बचेंगे। अब देखो ये जब सोल्व करोगे तो 1 माइनस 0.00 समथिंग, मतलब 8 जीरो है नीचे, तो 1 में से वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे इसको फाइनली सोल्व करके, तो आपका जो ये आंसर आएगा अंदर वो नियरली 1 के करीब ही आएगा, और रूट ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। सो ये जो आंसर है कि आप m को जो रिलेटिविस्टिक मास है उसको रेस्ट मास ले सकते हो। मींस क्या है, यहाँ पे आप लैम्डा इक्वल टू h बाय एम नॉट v रख सकते हो। तो h की वैल्यू कितनी थी, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, और m नोट कितना था, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, और v कितना था आपका 9.93 इंटू 10 की पावर माइनस 10 की पावर 4, क्या था 10 की पावर 4। तो अब हम ये जो 10 की पावर है उसको सोल्व कर लेते हैं, 6.6 बाय 9.1 इंटू 9.93 इंटू 10 की पावर, देखो ये माइनस का 31 ऊपर जाएगा तो प्लस का 31 हो जाएगा, और ये 4 ऊपर जाएगा तो माइनस के 38, माइनस के 38 है। देखो 4 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस का 38 हो जाएगी, और ये 10 की पावर 31 जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो ये क्या आएगा, 6.6 बाय 9.1 इंटू 9.93 गुणा 10 की पावर माइनस का 7 मीटर, तो वेवलेंथ मीटर में आ जाएगी आपकी। अब देखो, अब आपको जो आंसर गिवन है वो एंगस्ट्रॉम में गिवन है। सो हम क्या करेंगे, इसको 6.6, 9.1 और 9.93 ये था आपका, तो इसको हम क्या करते हैं, ऊपर तो 6.6 ही रखते हैं, इसको हम 66 बना लेते हैं, और एक जो 10 आएगा वो इसके साथ ले जाते हैं, तो ये 10 की पावर 8 हो गया। और जो नीचे है इसको हम 9 लिख लेते हैं, और इसको हम 10 के करीब लिख लेते हैं, क्योंकि जो ऑप्शन है वो काफी काफी दूर दूर है। सो हम यहाँ पर इसको 9 लिख लेते हैं और इसको 10 के करीब लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 इसके साथ चला जाएगा तो 66 बाय 9 गुणा 10 की पावर माइनस का 9 हो जाएगा मीटर। और अब हम क्या करते हैं, 66 को 9 से भाग करते हैं, तो 66 को 9 से भाग करेंगे तो 7 नीम 7 मतलब 9 सत्ते 63 7, फिर पॉइंट आएगा, और फिर क्या आएगा 3 और 0, तो फिर 9 तिये 27 गुणा में 10 की पावर माइनस का 9 मीटर। और जब आप इसको देखो, हमें तो इसको एंगस्ट्रॉम में निकालना है, मतलब 10 की पावर माइनस 10 चाहिए, मतलब इसको हम क्या करेंगे, ये जो 73 बाय 10 लिख करके इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर, तो इसको 73 गुणा 10 की पावर माइनस का 10 मीटर लिख सकते हैं, ये 10 यहाँ पे यूज कर लिया, और इसको हम 10 की पावर माइनस 10 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, एंगस्ट्रॉम, तो ये 73 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। सो फाइनली आंसर क्या आ गया आपका, 73 एंगस्ट्रॉम, मीन्स बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो आपने इस तरह से कंसेप्ट यूज करना है। रिलेटिविस्टिक कंसेप्ट के अंदर आपने m की जगह m नॉट इसलिए यूज किया कि वैल्यू जो है वो नियरली क्या है, सेम आएगी। सो ये थे आपके क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में किए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।